हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर में। अब तक हम लोग ने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स 01 एंड 02। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। अब हम लोग 03 करने जा रहे हैं। इसके पहले अब तक हम लोग ने 02 में क्या क्या देखा है। हम लोग ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लिया है, हम लोग ने अलग अलग सिस्टम्स का क्या क्या नाम है, क्या क्या उसमें यूनिट्स इन्वॉल्व थी, वो सब देखा। फिर हम लोग ने देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम आया जिसको हम लोग ने एसआई सिस्टम बोला। उसके बाद हम लोग ने देखा कि क्या क्या एसआई सिस्टम ने यूनिट्स दिए वगैरह वगैरह, क्वांटिटीज़ यूनिट्स। फिर उसके बाद पिछले वीडियो में 02 में हमने गाइडलाइंस देखा कि एसआई यूनिट्स को यूज़ करने का क्या रूल्स है, क्या कन्वेंशन है, वो सब देखा। और एक बहुत स्पेशल ट्रिक देखा मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए, विच वॉज कॉल्ड एज पैरालैक्स मेथड। ठीक है, तो इतना तक अब तक हम लोग ने चैप्टर में कर लिया है। अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का या चैप्टर में डायमेंशनल एनालिसिस। यही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तुमको डायमेंशंस निकालने को बोलेगा, तुमको डायमेंशंस का एप्लीकेशन करने को बोलेगा, काफ़ी कुछ, बहुत क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली एक अपने में ही एक पूरा मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं तुमको डायमेंशन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि डायमेंशंस होता क्या है। ज़रा देखते हैं किसी क्वांटिटी का डायमेंशंस क्या होता है। अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो कोई आई होप तुमको पता होगा ऑलरेडी डायमेंशंस क्या है। जिसने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता दूं, डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग क्वांटिटीज़ को एक पर्टिकुलर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, या मास की यूनिट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ के लिए हम रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कैपिटल L। टाइम के लिए रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कैपिटल T। फिर करंट के लिए रिप्रेजेंटेशन लेते हैं I और A। I से भी करंट और A से भी करंट, क्योंकि A एम्पियर है, उसका यूनिट है। ठीक है, एक ये हो गया। बाकी तो कभी कभी चार्ज के लिए भी तुमको देखने को मिल जाएगा कि चार्ज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल C और Q एज वेल। C और Q दोनों यूज़ करते हैं, तो इतना इनफ है। ठीक है, M, L, T, I और A, C और Q, इतना डायमेंशंस का नोटेशंस इनफ है तुमको समझने के लिए। अब मैं तुमको डायमेंशंस बताता हूँ, डायमेंशंस होते क्या हैं। डायमेंशंस आर बेसिकली these are the powers to which fundamental quantities must, माफ़ करना थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ फ्लो में, quantities must be raised in order to obtain units of the given quantity। जैसे मुझे किसी ने बोला कि किसी एक क्वांटिटी का डायमेंशंस निकाल के बताओ, या किसी क्वांटिटी का डायमेंशंस होता क्या है, तो किसी क्वांटिटी का डायमेंशंस और किसी भी क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस आर बेसिकली द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised in order to obtain units of the given quantity। जैसे एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। मुझे वेलोसिटी के डायमेंशंस निकालने हैं सपोज। ठीक है, डायमेंशंस का जो सिंबल होता है या डायमेंशंस का नोटेशन होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है। तो जिस भी क्वांटिटी का तुम डायमेंशंस निकाल रहे हो, उस क्वांटिटी के दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डायमेंशंस का सिंबल हो गया। मुझे वेलोसिटी का डायमेंशंस बनाना है या डायमेंशंस लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं जाऊँ तो वेलोसिटी का डायमेंशन ऐसा होना चाहिए, मतलब मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ऐसे पावर देने हैं कि उन पावर्स का यूज़ करके मुझे इसका यूनिट मिल जाए। मैंने क्यों वेलोसिटी उठाया, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट यूजुअली सबको पता होता है, ये होता है मीटर पर सेकंड, राइट। तो मीटर पर सेकंड कैसे मिलेगा ज़रा समझो। लेंथ के यूनिट के लिए हम लोग कैपिटल L यूज़ करते हैं, तो L, M, T, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। हर क्वांटिटी के डायमेंशंस में तुमको LMT या MLT भी दिखता है, कभी कभी ये हम लोग MLT फॉर्मेट यूज़ करते हैं डिपेंडिंग। तुम अगर स्टेट बोर्ड में हो या HSC बोर्ड में हो तो तुमको LMT मिलेगा, और NCERT में जाओगे तो MLT मिलेगा। बाकी कुछ इतना प्रॉब्लम का बात नहीं है, जो भी तुम कर सको कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 3 तो फिक्स होते हैं, उसमें किसको हम कितना पावर दें कि मीटर पर सेकंड बन जाए। तो देखो मीटर के लिए ये मीटर 1 है, मतलब ये हो जाएगा L⁻⁴। अच्छा, मास M क्या रिप्रेजेंट करता है, M मास रिप्रेजेंट करता है। मास का कोई टर्म होता है क्या वेलोसिटी में,
नहीं होता है, वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मास तो है नहीं वहाँ पे, तो मास वाला जो टर्म है इसके रेस टू 0 आ जाएगा। फिर टाइम वाला टर्म है क्या वेलोसिटी में है, अपॉन सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ज़रा ध्यान से समझो, ये मीटर बट सेकेंड नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो सेकेंड रेस टू -1 है, मतलब ये t रेस टू -1, ठीक है। ये बस फर्स्ट क्वांटिटी है इसलिए इतना डिटेल में कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद तो तुम धड़ाधड़ लिखना चालू कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ m0 L1 t-1, ठीक है। तो L1 t-1 ये हो गए वेलोसिटी के डायमेंशंस। तो तुमको कोई पूछे वेलोसिटी के डायमेंशंस बोलो तो तुम बोलोगे L1 m0 t-1, m0 नहीं भी बोलोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट L1 t-1 ये कंपलसरी है, ठीक है। ये एक समझ में आया सबको, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे मुझे एक्सेलरेशन के डायमेंशंस निकालने हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा LMT, मीटर पर सेकेंड ना, मीटर मतलब लेंथ का एक है, मास यानी 0, रेस टू t रेस टू कितना आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर यानी सेकेंड रेस टू -2 यानी रेस टू -2, सो t रेस टू -2। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस बोला तो L1 m0 t-2 या L1 t-2, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया, बहुत इजी है। देख लो, जो भी तुमको यूनिट चाहिए उसके लिए क्वांटिटीज़ को ऐसे पावर्स दो कि उनका रिप्रेजेंटेशन, जैसे L रेस टू 1 मतलब क्या होता है, मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, m रेस टू 0 यानी मास का यूनिट है ही नहीं, किलोग्राम 0 है, t रेस टू -1 यानी टाइम का जो SI यूनिट है उसके रेस टू में पावर -1 है, यानी ms रेस टू -1 यानी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चाहिए था तुमको, तो मीटर के लिए L रेस टू 1, सेकेंड स्क्वायर के लिए वो भी डिनोमिनेटर में, तो t रेस टू -2, ठीक है। और कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस, जैसे देखो, जैसे सपोज मैं क्या वॉल्यूम के डायमेंशंस निकालूं, ठीक है। ये वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम लिखता हूँ क्योंकि तुम v से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको मैं v को लेशस से ये v लिखता हूँ फॉर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज़ वेलोसिटी और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ का भी यूनिट मीटर, ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर और हाइट का भी यूनिट मीटर, मतलब ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर रेस टू 3 है, सो ये हो जाएगा L³ m0 t0। ये समझा, काफ़ी इजी था ये, खाली L रेस टू 3 कर दिया। अरे तुम क्यूब का वॉल्यूम सोच लो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब ना, क्यूब का वॉल्यूम लेंथ क्यूब होता है ना, तो लेंथ क्यूब किया तो ओके, सो लेंथ का यूनिट किया, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ पे मीटर क्यूब, तो L³ करेंगे तो अपने को वॉल्यूम का यूनिट मिल जाएगा जो हो जाएगा मीटर क्यूब। कुछ और क्वांटिटीज़ के जैसे डायमेंशंस हम लोग निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने जा रहे हैं अभी हम लोग, फोर्स, ठीक है। फोर्स का ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला सबको मालूम होगा आई गेस। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। तो फोर्स के डायमेंशंस हो जाएंगे मास के डायमेंशंस और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। मास के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, मास में खाली किलोग्राम होता है यानी ये हो जाएगा L0 m⁻⁴ t⁻�0, करेक्ट। और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस अभी हमने यहाँ पे निकाले हैं, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हो जाएंगे L1 m0 t-2। तो अब ये डायमेंशंस में करना कुछ नहीं है, तुमको फाइनल डायमेंशन निकालने के लिए सिंपल लॉ ऑफ इंडाइसिस या इंडाइसिस का रूल तुमको पता होगा, पावर्स कैसे ऐड और सबट्रैक्ट होते हैं, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ये L रेस टू 0 है, L रेस टू 1 है, यानी ये हो जाएगा L रेस टू 1, m रेस टू 1 m रेस टू 0 यानी ये हो जाएगा m रेस टू 1, और ये t रेस टू 0 t रेस टू -2 यानी ये हो जाएगा t रेस टू -2। ये आ गए फोर्स के डायमेंशंस, और ये डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमको याद रखना है फोर्स के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं L1 m1 t-2 या m1 L1 t-2, जो भी फॉर्मेट में तुमको याद रखना है, ये फॉर्मेट या ये फॉर्मेट, ठीक है। मैं बोलूँगा कि ये डायमेंशंस यहीं से इसी लेक्चर से याद कर लो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स के डायमेंशंस है L1 m1 t⁻²। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन यूज़ करके हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे देखो, सपोज मुझे वर्क डन का डायमेंशन निकालना है, तो वर्क डन का डायमेंशन के लिए वर्क की यूनिट होती है जूल। जूल को अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो जूल का यूनिट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मतलब मास का यूनिट डाल दोगे किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर इंटू मीटर आ जाए यानी मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इतना सब नहीं करना है अपने को वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमको फॉर्मूला मालूम है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क का डायमेंशंस अगर मुझे निकालना है तो फोर्स के डायमेंशंस में लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो या डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन L1 m1 t-2 इंटू डिस्टेंस के डायमेंशंस L1। अब मैं पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ, तुमको समझ में आ रहा है,
धीरे धीरे जैसे जैसे तुम फैमिलियर होते जाओगे, इतना ज़रूरी नहीं है सब कुछ लिखना। मतलब ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में तुम जब एक क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल रहे हो तो पूरा फॉर्मेट लिखोगे बस, बाकी और कुछ नहीं। फिर ये देखो फाइनल वर्क के डायमेंशंस क्या आ रहे हैं, वर्क के डायमेंशंस आ जाएंगे L, यहाँ 1 है यहाँ 1, यानी L2 M1 T-2, ये हो गए वर्क के डायमेंशंस। ठीक है, फाइन। जैसे मुझे डेंसिटी का डायमेंशंस निकालना है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, आई होप सबको पता होगा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ मास अपॉन डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम, करेक्ट। डायमेंशंस ऑफ मास हो जाएगा m⁻1 और डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम अभी हमने वहाँ पे निकाला था L⁻3, तो ये हो गया L⁻3, यानी फाइनल डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी क्या मिल जाएंगे, m1 L⁻3 ऊपर आएगा तो L⁻3, यानी L⁻3 m⁻1 T⁻0, दीज आर डायमेंशंस फॉर डेंसिटी। एक और डायमेंशंस निकालते हैं पास्कल या प्रेशर के। प्रेशर के डायमेंशंस, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट। ठीक है, तो फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2 अपॉन एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ या साइड स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो डायमेंशंस हो जाएंगे L⁻2। L⁻2 ऊपर आएंगे तो क्या मिल जाएगा, L⁻2 और ये +1 यानी L⁻1 M⁻1 T⁻2, ये हो गए अपने प्रेशर के डायमेंशंस। आई होप सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। डायमेंशंस निकालना इज़ वेरी वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मेट। फॉर्मेट तुमको बस पता होना चाहिए कि क्वांटिटी का यूनिट क्या है, उसके बेसिस पे क्या क्या डायमेंशन चाहिए हमको। अगर फॉर्मूला भी तुमको पता हो तो भी बस हो गया, ठीक है। मतलब ये देखो, ये छोटी मोटी क्वांटिटीज़ के लिए नहीं यूज़ करोगे तुम। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई बोलेगा कि एक्सेलरेशन के डायमेंशंस बताओ या एक्सेलरेशन का डायमेंशंस निकाल के दिखाओ, ऐसा वो नहीं है। तुमको कोई बड़ा क्वांटिटी दे देगा जो दूसरी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होगा, जैसे डेंसिटी मास और वॉल्यूम का डिवीजन है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, फोर्स खुद मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। ऐसे सब केसेस में तुमको डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशंस निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सबने नोट डाउन किया। मैं कुछ और डायमेंशंस दिखाता हूँ तुमको, देखो ये लिखते चलो साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में चल रहा है, क्योंकि डायमेंशंस से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तुमको डायमेंशंस निकालने आना चाहिए, फैमिलियर होने चाहिए तुम अच्छे से। देखो जैसे और कुछ डायमेंशंस निकाले हम लोग, ये हो गया प्रेशर के डायमेंशन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चार्ज के डायमेंशंस निकालने हैं। चार्ज, तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि अपने को मालूम है कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, राइट। ये पता है, ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, कहीं तो करंट का डेफिनेशन पढ़ा ही होगा। ऑफ कोर्स करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी, यानी I के लिए जो डायमेंशंस होंगे वो हो जाएंगे L0 M0 T0 A1। A1 क्यों लिखा है? याद है करंट के लिए हम I और A लेते हैं, तो A1 ले लो या I1 ले लो, जैसे भी तुमको समझ में आए। A1 ले लेते हैं और टाइम के डायमेंशंस T1। फाइनल डायमेंशंस क्या मिलेंगे देखो चार्ज के, L0 M0 T0 A1, 0 तो नहीं T1 हो जाएगा ना इधर, फाइन, T1 A1। ये हो गए चार्ज के डायमेंशंस, ठीक है। तो अगर चार्ज के डायमेंशंस तुम याद रख सकते हो तो याद रखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स में फार्मूलाज आएंगे जिसमें चार्ज इन्वॉल्व होगा, चार्ज का टर्म इन्वॉल्व होगा। जैसे कि बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं जिसमें फोर्स का टर्म इन्वॉल्व होता है, तो उससे डायमेंशंस निकालना ईजी हो जाता है उन क्वांटिटीज़ का। वैसे अगर तुम चार्ज का डायमेंशंस याद रखो तो ये भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आगे जैसे जैसे फिजिक्स में बढ़ोगे बहुत सारे टर्म्स मिलने वाले हैं तुमको, या बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होंगे। जैसे एक और डायमेंशन निकालते हैं, बहुत फेमस डायमेंशन होता है जी का डायमेंशन, वो तुम निकालोगे आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में भी। यहाँ मैं तुमको थोड़ा आइडिया देता हूँ, देखो कैसे निकालना है। तुमको ये फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू G_m1m2 बाई आर स्क्वायर। अरे जिसको ये नहीं मालूम है तो 10th कैसे पास हो गए? 10th में पहला ही चैप्टर होता है ये, या 10th में यूजुअली सब जगह पे रहता है ये चैप्टर, मतलब 10th में 9th में चैप्टर कहीं ना कहीं तो दिख ही गया होगा, CBSE SSC दोनों में या स्टेट बोर्ड में। तो ये होता है G_m1m2 बाई आर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, या न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है। यहाँ से मुझे इस G के डायमेंशन निकालने, देखो तो G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G का फॉर्मूला हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन M1 M2, करेक्ट है ये, राइट। चलो इसके डायमेंशंस निकालते हैं। G इज इक्वल टू फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2, आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L2 अपॉन
मास यानी मास m1 m2 यानी हो जाएगा L0 m2 T0, ठीक है। इतना मत लिखो, चाहिए तो अगर डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्टली m2 लिखो, फाइन। अब फाइनल डायमेंशन लिखते हैं, देखो क्या मिलेगा अपने को, L1 L2 यानी L3, समझा? सबको समझा? ओके, कमेंट में बताओ। m1 m2 ऊपर आएगा तो m⁻² हो जाएगा, -2 + 1 यानी m⁻⁻1 T⁻²। ये आ गए डायमेंशंस ऑफ G। यूजुअली तुमको ग्रेविटेशन चैप्टर में बोला जाएगा ये बाय हार्ट कर लो, यहाँ तुमको मैंने सिखा दिया कि कैसे तुम निकाल सकते हो। तो अगर जैसे एग्जाम में नहीं निकाल पाए या याद नहीं आया तो ये मेथड यूज़ करके तुम डिराइव कर सकते हो या डिड्यूस कर सकते हो डायमेंशंस को, ठीक है। काफ़ी डायमेंशंस हो गए हैं, डब्बे डब्बे बन गए हैं पूरे बोर्ड पे, तो इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम लोग आगे का पार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में, फिर इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे, ठीक है। ओके, आई होप मैं साइड हूँ, आई होप सबने नोट डाउन किया होगा, पॉज करके कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ चीज़ें समझते हैं कि इसका सही उपयोग कैसे किया जाए। डायमेंशंस निकालने तो आ गए, अब इसका यूज़ क्या है। पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है डायमेंशनल एनालिसिस में, या प्रिंसिपल होता है, जिसको हम लोग पकड़ के चलेंगे स्टार्ट से, तो अपना आगे का काम इजी हो जाएगा। ये मज़ा आ रहा है डायमेंशंस में, समझ में आ रहा है ना सबको? चलो देखो, क्या लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, या क्या किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ तुमको, देखो सूटेड एग्जांपल ये है कि अगर जैसे तुम्हारे पास जैसे कोई चीज़ तुमने खरीदा, जैसे तुम बाज़ार गए, सब्ज़ी लेने गए, तुमने 2 किलो आलू खरीदा, ओके, 2 किलो आलू खरीदा, और जैसे तुमने कुछ दूसरा चीज़ खरीद लिया, जैसे तुमने 1 लीटर तेल खरीदा, या 2 किलो आलू और 1 लीटर तेल। तो तुमको कोई पूछे कि तुम टोटल कितना सामान लाए, तो तुम दोनों को ऐड नहीं कर पाओगे, तुम बोलोगे 2 किलो आलू लिया है और 1 लीटर तेल लिया। किलो में लीटर ऐड कर सकते हो क्या? नहीं ना। या तुमसे कोई पूछे कि सपोज़ तुम बाज़ार कितने मीटर चल के गए, सपोज़ तुमने 100 मीटर चल के बाज़ार गए और 5 किलो सामान लेके आए, और तुमको कोई दोनों ऐड करने बोले कि 10 किलो में जो भी तुम सामान लाए हो, 5 किलो सामान लाए हो और 100 मीटर्स चल के आए हो, तो 5 किलो में 100 मीटर्स ऐड करो, ऐड नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ अलाउड नहीं है फिजिक्स में। मतलब हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं जिनके यूनिट सेम होते हैं। लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, तो लेंथ और मास को ऐड नहीं किया जा सकता है। समझ में आया ये चीज़ सबको? लेंथ और मास को ऐड नहीं किया जा सकता है, मतलब ओनली क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स और डायमेंशंस। अब तुमको समझ में आ रहा है, डायमेंशंस भी यूनिट्स के ही रिप्रेजेंटेशंस होते हैं ना। जो डायमेंशंस हम लिखते हैं वो उनका यूनिट्स ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में। सो हैविंग सेम यूनिट्स और डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये चीज़ याद रखना, सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, जिसका यूज़ हम धीरे धीरे आगे करेंगे। मतलब जैसे जो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं, बेसिकली जो क्वांटिटीज सेम फॉर्म की हैं, उनका डायमेंशंस भी सेम होगा। जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल लो, जैसे हम लोग को मालूम है वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल होते हैं ना, वर्क एनर्जी का ही फॉर्म है। तो तुम किसी एक एनर्जी का डायमेंशन निकाल लो, तो हर एक एनर्जी का नेचर में डायमेंशन सेम होने वाला है। और एनर्जी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना है, वर्क का डायमेंशन निकालो। जो वर्क का डायमेंशन वही एनर्जी का डायमेंशन, क्योंकि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी रिलेशन। तो एनर्जी के डायमेंशंस वर्क के डायमेंशन से सेम होते हैं, तो किसी भी एनर्जी के डायमेंशंस वही होंगे जो वर्क के डायमेंशंस होंगे। वर्क के डायमेंशंस अभी हमने निकाले थे L2m1 T⁻²। तुमको नहीं यकीन होता है तो वेरीफाई कर लो। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस निकालो। पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या होता है, mgh, राइट। m क्या है, मास, यानी मास के डायमेंशंस m⁻1। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डायमेंशंस होते हैं L1 m0 T⁻², एक्सेलरेशन है ना। फिर लास्टली हाइट यानी लेंथ L⁻1। इसको चलो सिंप्लीफाई करो, L1 यानी L2 m1 m0 यानी m1 T⁻²।
देखो यही डायमेंशन आए ना घूम के। तो नेचर में किसी भी एनर्जी का डायमेंशन तुम निकालोगे तो वो हमेशा वही आने वाला है जो वर्क का डायमेंशन है। तो एक एनर्जी का डायमेंशन निकाल लिया, अब तुमसे कोई किसी भी एनर्जी का डायमेंशन पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन पूछ ले, तो तुम वहाँ हाफ mv² करने नहीं जाओगे, वो करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी एनर्जी के डायमेंशन सेम ही होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी पूछे, मैग्नेटिक एनर्जी पूछे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछे, कोई भी एनर्जी पूछे, न्यूक्लियर एनर्जी पूछे, किसी भी एनर्जी, हर एक एनर्जी का डायमेंशन यही होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के बेसिस पे एक एप्लीकेशन है, या 2-3 एप्लीकेशंस है, ज़रा देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस देख लो, फटाफट देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये है कि टू चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आई होप सबको ये रीडेबल है मैं जो लिख रहा हूँ। नहीं रीडेबल है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं थोड़ा हैंड राइटिंग पे और मेहनत करता हूँ। ठीक है, बट आई होप समझ में तो आ रहा होगा। चलो क्या है इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है मेरे पास, जैसे एक इक्वेशन है v = u + 8। ये इक्वेशन सबने देखा होगा, सपने में भी आया होगा सबके, 10th पढ़ा है 9th पढ़ा है तो, क्योंकि बार बार यूज़ करते थे या बार बार तुमको याद कराया जाता था ये सब चीज़। तो इसको मुझे चेक करना है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के बेसिस पे मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को शफल करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं v - u - 80 = 0, राइट। मतलब वही क्वांटिटीज़ ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशन सेम होंगे। तो अब ये इक्वेशन में देखो क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये मतलब इन तीनों के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे, सेम होने चाहिए, तीनों के डायमेंशंस निकालो इंडिविजुअली। v क्या है, v होता है फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड यानी स्पीड के डायमेंशंस L1 m0 t - 1, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी और स्पीड यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ही होगा। u क्या होता है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी उसका भी डायमेंशन वेलोसिटी का ही डायमेंशन है, ये हो गया। अब at के डायमेंशंस को वेरीफाई करते हैं, ज़रा देखो। at के डायमेंशंस के लिए a के डायमेंशंस लिखो L1 m0 t - 2, और t के डायमेंशंस कितने होते हैं, t⁻1, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, L1 m0, करेक्ट, m0 t - 1। क्यों -1 आ गया, ये +1 ये -2 कैंसिल होके -1 दे देगा तुमको। तो देखो ये और ये मैच कर रहा है ना, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक और इक्वेशन है s = ut + ½ a t²। मुझे चेक करना है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो अब तुम फंस जाओगे या परेशान हो जाओगे ये देख के कि इसमें नंबर है, मतलब हाफ है, हाफ का क्या करना है, हाफ का कुछ नहीं करना है क्योंकि हाफ का कोई यूनिट थोड़ी है ना, हाफ तो नंबर है ना, वैल्यू है ना ये, तो नंबर का यूनिट्स नहीं होता, तो नंबर के डायमेंशंस भी नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट्स नहीं होते हैं उनके डायमेंशंस भी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल G हमने जो निकाला, वो कैपिटल G भी एक नंबर है 6.67 × 10⁻−11, बट उसका यूनिट्स है इसलिए उसके डायमेंशंस थे। यूनिटलेस नंबर्स जो होते हैं उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं। ओके फाइन, सो ½ at² वेरीफाई करते हैं, यानी s के डायमेंशंस, ut के डायमेंशंस और at² के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। तो s के डायमेंशंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो L⁻1। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आगे भी लिख लो, L⁻1 m⁻0 t⁻0। ut के डायमेंशंस देखो, u हो जाएगा L1 t - 1, करेक्ट। मैं थोड़ा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मुझे लिखना है इसलिए ये है L1 t - 1 क्योंकि वेलोसिटी है ना, और t है, t के डायमेंशंस t1। ये +1 से -1 कैंसिल, बचेगा क्या, L1 m0 t0। तो दो तो अब तक मैच हो चुके हैं, s और ut। at² वेरीफाई कर लेते हैं। तुम तो समझ ही गए होगे कि वेरीफाई हो जाएगा। a के डायमेंशंस L1 t - 2 और t² के डायमेंशंस t2, यानी यहाँ से भी ये +2 - 2 कैंसिल, यहाँ से भी आता है L1 m0 t0। तो देखो तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम आ गए, L1 m0 t0। सो इस तरह हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ये पहला एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो पॉज करके, फिर हम लोग दूसरे एप्लीकेशन पे जाते हैं। ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा।
मज़ा आ रहा है? ये इजी है चैप्टर एकदम। क्या मज़ा आ रहा है वो तो तुम स्क्रीन के पीछे ही जानते हो। ओके, बताओ मुझे भी कमेंट में समझ में आ रहा है अच्छे से तो। लेट्स सी, दूसरा एप्लीकेशन देखो, सेकेंड एप्लीकेशन, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ या रिलेटेड क्वांटिटीज़। हम एक एकदम इजी एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। जैसे क्वांटिटीज़ जो रिलेटेड होती हैं, किसी तरह से डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पे, उन क्वांटिटीज़ के बीच में एग्जैक्ट फार्मूला क्या है, ये कैसे फाइंड किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि फोर्स जो होता है वो मास को डिपेंडेंट होता है, मतलब जितना मास है उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये एक इंट्यूशन से मुझे पता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन का मास कम है तो इसको मैं इजीली कम फोर्स लगा के उठा और नीचे ले जा सकता हूँ। बट यहीं पे एक टेबल बड़ा है तो टेबल को उठाने में मुझे सेम फोर्स थोड़ी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। क्यों ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि टेबल का जो वेट है वो ज़्यादा है, मास है जो वो ज़्यादा है, तो ये मास पे डिपेंडेंट है। बट ये भी नहीं पता है हमको कि मास पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या उसके पावर 1 पे डिपेंडेंट है या पावर 2 पे डिपेंडेंट है या पावर 3 पे डिपेंडेंट है, ये पता नहीं है। बस इतना पता है कि मास बढ़ने पे ये बढ़ जाता है। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, लेट्स से इट इज़ डिपेंडेंट ऑन m⁻⁴, मतलब किसी तरह से रेस टू पावर कुछ तो डिपेंडेंट है, मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, मैं इस्टेब्लिश करूँगा रिलेशन। मुझे एक और चीज़ पता है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, बट कितना पावर डिपेंडेंट है या कौन से फैक्टर से डिपेंडेंट है नहीं पता है। रेस टू y ले लेते हैं, एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट होता है, ये चीज़ पता है ना। कोई बॉडी जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन से चल रही है उस पर उतना ज़्यादा फोर्स लगा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बट कौन से पावर को डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये नहीं पता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी को कंबाइन करो तो तुमको मिल जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴ एंड a⁻y। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा अपने को, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पे इक्वल टू करोगे तो तुमको मिलेगा k m⁻⁴ a⁻y, जहाँ पे a होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यही इस डायमेंशन एनालिसिस की खूबी है। ठीक है, k होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब ये k कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशंस नहीं है, तो हम लोग इक्वेट कर पाएंगे। सो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ f must be equal to dimensions of m⁻⁴ into dimensions of a⁻y। डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं? L1 m1 t-2। डायमेंशंस ऑफ मास L0 m1 t0, इसका पावर x। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन L1 m0 t-2, इसका पावर y। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया है? इजी चल रहा है? ठीक है। L⁻0 है 0⁻x 0, m⁻1 है 1⁻x यानी x हो जाएगा, तो ये हो गया L0 m⁻x t⁻0। पावर सिंप्लीफाई किया मैंने, ये हो जाएगा L⁻1 है तो y m⁻0 t⁻−2y। करेक्ट। चलो अब फाइनल एक ब्रैकेट में लाते हैं सबको, सारे पावर्स को सॉल्व करो। 0 + y यानी हो जाएगा L⁻y, x + 0 यानी m⁻x। करेक्ट। और t⁻−2y, ये सब किसके इक्वल हैं? ये सब इक्वल हैं L⁻1 m⁻1 t⁻−2 के। यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है। इजी था ना, इक्वेट हो गया ना। ये तो 10th में किया होगा मैथ्स में। तो देखो इक्वेशन से अपने को समझ में आ गया कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, यानी m⁻1 है और a⁻1 है। तो फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स ma, दोनों का पावर a है। एंड दिस k इक्वल्स टू 1 एंड कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग फाइंड करते हैं तो पता चलता है कि k की वैल्यू 1 होती है, तो अपने को ये लॉ मिलता है। मतलब ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से भी डिराइव कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन करो, ये एक एप्लीकेशन था छोटा सा। ठीक है, और एक एप्लीकेशन यही देख लेते हैं साइड में। एक और एग्जाम्पल देखो,
सॉरी एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, इसी का एक और एग्जांपल देख लो, एक और रिलेशन मुझे इस्टेब्लिश करना है। जैसे मुझे पता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो होता है वो लेंथ को डिपेंडेंट होता है, बट कैसे डिपेंडेंट होता है पता नहीं, कितने पावर पे डिपेंडेंट पता नहीं। बस मैंने देखा ऑब्जर्वेशन करके कि जब मैं लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज करता हूँ तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो जाता है। जब लेंथ कम कर रहा हूँ तो टाइम पीरियड को कुछ हो रहा है, ज़्यादा कर रहा हूँ तो टाइम पीरियड को कुछ हो रहा है। बेसिक मतलब लेंथ चेंज करने पे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, इतना मुझे पता है। ऑल्सो आई नो लेंथ इज़ प्रोपोर्शनल टू जी। जी को कैसे प्रोपोर्शनल है पता नहीं, बस ये समझ में आया कि अलग अलग प्लेसेस पे लेके गए जहाँ जी का वैल्यू अलग अलग है तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी अलग अलग आई, बस इतना अपने को दिखाई पड़ा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा L रेस टू x G रेस टू y, अगेन कांस्टेंट मिलेगा K L रेस टू x G रेस टू y। ये ध्यान रखना K डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। सो देयरफॉर अब डायमेंशनली इक्वेट करो, ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ T विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ L रेस टू x एंड डायमेंशंस ऑफ G रेस टू y। टाइम है तो टाइम के डायमेंशंस होंगे L0 M0 T1, ठीक है। ये विजिबल होगा सबको, मोस्टली विजिबल तो है बट ठीक है। लेंथ का होता है डायमेंशन L रेस टू 1, या अब ठीक है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये हो जाएगा L रेस टू 1 रेस टू x और डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन L1 T-2 रेस टू y। देखो देयरफॉर L रेस टू 0 M रेस टू 0 T रेस टू 1 ये इक्वल किसके हो जाएगा। देखो यहाँ से L रेस टू x आ जाएगा, यहाँ से L रेस टू y आ जाएगा, यहाँ से T रेस टू -2y आ जाएगा, यानी ये L रेस टू x प्लस y, तो ये हो गया L रेस टू x प्लस y। M रेस टू 0 है और T रेस टू -y है, सॉरी -2y है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और कंजस्टेड करके लिखता हूँ। L1 M0 L1 नहीं है T1 है, सॉरी L0 M0 T1 इक्वल्स टू L रेस टू x प्लस वाई M रेस टू 0 T रेस टू -2y। अब इक्वेशन करते हैं तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, -2y कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, T रेस टू 1 है ना, इधर T रेस टू -2y है, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से -12। समझ में आया, y की वैल्यू -12 मिली, इस इक्वेशन में डालो, यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x -12 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू +12 आ गई। ये मिला x और ये मिला y, उठा के डालो इस इक्वेशन में इधर ये वाला। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू k टाइम्स L रेस टू हाफ G रेस टू हाफ, सॉरी -12, माइनस है ना y की वैल्यू तो -12। ओके, ये -12 को नीचे ले जा सकते हो, यानी ये हो जाएगा L रेस टू हाफ अपॉन G रेस टू हाफ, और इधर k तो है ही। रेस टू हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी k टाइम्स अंडर रूट L बाई G। ये आ गया तुम्हारा ओवरऑल t का वैल्यू, एंड दिस k इज इक्वल टू 2 पाई विच इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, है ना, अभी जस्ट लिखा था ना। सो देयरफॉर फाइनल एक्सप्रेशन तुमको क्या मिलता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। एग्जाम में अगर तुमको ये फाइनल फार्मूला याद नहीं आता है तो बस लिख देना k इज़ अ कांस्टेंट दैट कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली, और फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ तक लिख के छोड़ दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। इससे ये समझ में आएगा कि तुमको डायमेंशनल एनालिसिस आता है, तुम अप्लाई कर सकते हो टू एस्टैब्लिश द रिलेशन। इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि तुमको ये रिलेशन याद है या नहीं, बस ये है कि तुम ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड एप्लीकेशन पे जाते हैं। पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने। चलो हम लोग इसका थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर फाइनली इसके कुछ लिमिटेशंस देखेंगे और फिर डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट हो जाएगा ख़त्म। देखो ये लेक्चर में ही मैं सारा डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसको आधा आधा तोड़ के पढ़ोगे तो थोड़ा डिस्कनेक्ट होने का चांस होता है। सब कुछ एक जगह मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि तुम देखो तो *2 के स्पीड में देख लो या *1.5 के स्पीड में देख लो, तो एक साथ सब कुछ कवर हो जाए तुम्हारा पूरा डायमेंशंस का। तो इससे तुम्हारा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एक बार में हो जाएगा डायमेंशन को लेके। ओके,
थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है ये एनसीईआरटी में तुमको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी वालों के लिए नहीं है, ये नहीं है मतलब तुम्हारे बुक में नहीं है, यूज़ होता है ऐसा नहीं है, बट तुम्हारे बुक में नहीं है तो तुमको एग्जाम में नहीं आएगा। बट स्टेट बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट बोर्ड वालों के लिए बुक में है, तो स्टेट बोर्ड वालों को पूछ सकता है। क्या है? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। समझो, जैसे मुझे एसआई से सीजीएस में कन्वर्जन करना है तो कितना कन्वर्जन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे देखना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन होता है। हमको मालूम है कि न्यूटन जो है एसआई यूनिट है और डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है। अगर तुमको पता ना हो तो मैं बता दूं, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, ठीक है, और एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। न्यूटन के डायमेंशंस लिखो। न्यूटन के डायमेंशंस हो जाएंगे L1/1, M1/1, T1/-2। क्यों L1, M1, T1 लिया है? क्यों? क्योंकि ये एसआई सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। सो दिस इज x टाइम्स L2/1, M2/1, T2/-2। डाइन में जाके डायमेंशंस थोड़ी चेंज हो जाएंगे, यहाँ भी लेंथ ही होगा बट सीजीएस यूनिट में होगा, यहाँ भी मास ही होगा बट सीजीएस यूनिट में होगा, यहाँ भी मास टाइम ही होगा बट सीजीएस यूनिट में होगा, ठीक है। मतलब ये देखो, ये सेंटीमीटर में लेंथ रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ किलोग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है और यहाँ सेकंड में। अब मुझे x निकालना है ना, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा L1/L2, क्या है रेस टू में पावर कुछ है क्या? आई गेस 1 है, ठीक है, दोनों को पावर 1 है ना। फिर M1 M2 में क्या पावर है? M1/M2 कितना पावर है? पावर है 1, फाइन। फिर T1 और T2 में कितना पावर है? T1/T2 (-2), ठीक है। चलो अब थोड़ा कन्वर्जन यहीं पे कर लेते हैं। ये लेंथ मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। हमको सेंटीमीटर या बेसिकली तुम बोल सकते हो ये एसआई में, ये सीजीएस में है ना। देखो ये वाला है ना, अगर नहीं समझ में आता है तो इधर रखो, ये एसआई का वो है और ये सीजीएस का है, ठीक है, ये सीजीएस वाला यूनिट है। तो लेंथ एसआई में क्या होता है? मीटर, और सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर। तो मुझे सीजीएस का कन्वर्जन फैक्टर चाहिए ना, तो मैं सब कुछ सीजीएस में रखूँगा। तो सीजीएस में कैसे करोगे? लेंथ मीटर में होती है, यानी ये है 1 मीटर अपॉन ये है 1 सेंटीमीटर (1), ये है 1 kg और ये है 1 ग्राम (1), ये है 1 सेकेंड और ये है 1 सेकेंड (-2). तो बेसिकली ये 1 ही आ जाएगा, इसको छोड़ दो अभी। अब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर (1), ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम (1), और ये तो 1 था तो 1 हो गया पावर। मतलब यहाँ हमको मिल रहा है 100 (1), 1000 (1). 100 को लिखते हैं 10⁻², और 100 हो जाए, या 100 हो जाएगा 10⁻², उसका (1), 1000 हो जाएगा 10⁻³ उसका (1). मतलब बेसिकली तुमको मिल रहा है 10⁵, यानी x की वैल्यू आ गई 10⁵, ठीक है। सो फाइनली देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। सिंपल था कन्वर्जन, आई थिंक एकदम ही सिंपल था। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ एक और मैं कन्वर्जन कर देता हूँ, तब तुमको और फैमिलियरिटी आएगी। 1 न्यूटन इज़ 10⁵ डाइन, ठीक है। ये फाइनल कन्वर्जन फैक्टर अपने को चाहिए था, ठीक है। मैं एक और करता हूँ, तब तुमको अच्छे से आइडिया लगेगा। जैसे मुझे जूल और अर्ग में कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। जूल जो होती है वो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, अर्ग जो होता है वो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। देखो जूल का यूनिट या जूल का डायमेंशंस क्या होता है? जूल का डायमेंशंस होता है एनर्जी का डायमेंशंस, यानी L2 M1 T-2 इक्वल्स टू x टाइम्स अर्ग के डायमेंशंस हो जाएंगे, सॉरी L2 नहीं L1 है यहाँ पे, हाँ वेरी सॉरी, L1 यहाँ भी L1 नहीं L2, M2 और T2 देखो मुझे इतना कन्फ्यूजन, मतलब लिखने के टाइम पे मुझसे इतना यहाँ वहाँ हो रहा है नंबर्स, या यहाँ वहाँ सफिक्स हो जा रहा है, तो तुम भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होगा ये। जब तुम लिखने जाओगे तो इसमें बहुत प्रैक्टिस लगने वाला है, लेट मी टेल यू। ये मैं तुमको कितने साल से पढ़ा रहा हूँ 11th 12th स्टैंडर्ड को, तो भी मुझे यहाँ वहाँ शफलिंग हो जाता है। तो तुमको समझ लो कि
प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। बस ये ध्यान में रख के चलना, बाकी और कुछ नहीं, कोई इतना डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस ये है कि मिक्सअप हो जाता है बस, और कुछ नहीं। फाइनली ये हो जाएगा L1/L2 रेज़ टू 2, x की वैल्यू ना, और ये क्या हो जाएगा जैसे यहाँ किया यार, L1/L2, M1/M2, T1/T2, ये हो जाएगा M1/M2 रेज़ टू 1, ये हो जाएगा T1/T2 रेज़ टू -2। टाइम का SI और CGS में सेकेंड ही होता है, तो कन्वर्जन फैक्टर जाएगा वहाँ से L1, ये मीटर, ये सेंटीमीटर रेज़ टू 2, ये kg, ये ग्राम रेज़ टू 1, ये सेकंड, ये भी सेकंड रेज़ टू -2। तो ये तो चला गया। मीटर से सेंटीमीटर में जाओ, 100/1, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, चाहे नेक्स्ट स्टेप में करो चाहे यहीं करो, रेज़ टू 2, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम रेज़ टू 1, और ये तो गया। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 100 का पावर 2 है, यानी 100 का स्क्वायर यानी 10 पावर 2 का स्क्वायर यानी 10 पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 पावर 4 इंटू ये कितना है 10 पावर 3, सो 10 पावर 3 यानी 10 पावर 7, ये आ गई x की वैल्यू। सो देयरफॉर 1 जूल इज़ 10 पावर 7 अर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे तुम किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन फैक्टर निकाल सकते हो, और किसी भी यूनिट के लिए कर सकते हो। तुम कोई भी यूनिट दे दे और बोले उसका CGS यूनिट बताओ, तो ये तो डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हो, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड अगर तुमको आता है तो वो बहुत इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। फाइन, तो ये पॉज करके नोट डाउन करो एप्लीकेशन लास्ट वाला, फिर इसके हम लिमिटेशंस देख लेते हैं, फिर डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, मैं साइड हो गया था, लिख लिया होगा सबने, चलो नहीं लिखे थे तो पीछे करो वीडियो को और पॉज करके नोट डाउन करो, ओके। लास्ट टॉपिक है, इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं वो देख लेते हैं। क्या होते हैं लिमिटेशंस? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट में एक तुमको बोनस चीज़ बताऊंगा मैं, ये पहले ख़त्म होने दो, फिर जाते जाते वो बताता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन इज अ मिसिंग टर्म in a dimensionally correct equation cannot be found। मतलब कोई अगर टर्म मिसिंग है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली, बट क्या ये एक्चुअल में इक्वेशन है? नहीं। एक ut होता है ना, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, बट तुम डायमेंशनल एनालिसिस लगाओगे तो ये इक्वेशन तुमको डायमेंशनली करेक्ट दिखाई पड़ेगा, तो तुम पता ही नहीं कर पाओगे कि डायमेंशनली करेक्ट मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन, बट एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं वो कैसे पता? एक टर्म मिसिंग है ना, तो मिसिंग टर्म नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है। मिसिंग टर्म गायब हो जाएगा। जैसे तुमको कोई इक्वेशन दे दे b इज इक्वल टू AT, तो ये इक्वेशन भी करेक्ट है बट अलाउड नहीं है, या इसमें तुम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे तुम ये इक्वेशन ऐसे लिख दो, u इज इक्वल टू -80, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, u उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, बट एक मिसिंग टर्म है वो गायब है, तो मिसिंग टर्म फाइंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा सबको। सेकेंड, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन नॉट बी फाउंड। मतलब जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ रहा था सेकंड वाले एप्लीकेशन में, उसको फाइंड ही नहीं कर सकते हम लोग इससे, ये मेथड से फाइंड ही नहीं कर सकते, तो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन हो गया ना। फिर थर्ड, दिस एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड। एनालिसिस बोलो या मैं वो बोल देता हूँ,
formulas having constants which have their own units cannot be established। मतलब अगर कोई मुझे बोले कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो डिराइव करके बताओ, और तुमको पता है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इतना तक दे दिया है तुमको, बट तुमको कोई बोले कि ये रिलेशन एस्टैब्लिश करके दिखाओ कि F इज़ इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो डायमेंशनल एनालिसिस में g कांस्टेंट होता था, या डायमेंशनल एनालिसिस में जो कांस्टेंट आता था वो तो डायमेंशन लेस होता था ना, ये g डायमेंशन लेस नहीं है। इसके डायमेंशन हमने निकाले थे अगर तुमको याद हो, तो ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसलिए ये चीज़ अलाउड नहीं है, या ये रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्टी है या ये लिमिटेशन है। यहाँ पे इसका करेक्टेड फॉर्म क्या है? करेक्टेड फॉर्म है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फाइन। एंड लास्ट जो लिमिटेशन है, इक्वेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक and exponential functions cannot be analyzed। okay? मतलब जैसे तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m, ये इक्वेशन है, इसमें देखो एक्सपोनेंशियल पावर है। या तुम्हारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें देखो साइनोसॉइडल फंक्शन है। या तुम्हारे पास इक्वेशन है k लॉग ओमेगा, s इज इक्वल टू k लॉग ओमेगा। ये तीनों इक्वेशंस में तुम डायमेंशनल एनालिसिस नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे फंक्शन या ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे इक्वेशंस में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्या नहीं यूज़ कर सकते? डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये 4 लिमिटेशंस थे डायमेंशनल एनालिसिस के। यहाँ पे सारा कुछ डायमेंशंस के बारे में हमने कवर कर लिया है एक ही वीडियो में। जितना हो सके हमने डायमेंशंस, जितना हो सके मतलब यही सब कुछ है, और इससे अलावा कुछ डायमेंशंस में बचा नहीं है। तो इसके अलावा और कुछ तुमको डाउट्स है डायमेंशंस में, कुछ नए डायमेंशंस ट्राई कर रहे हो नहीं मिल रहा है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ। एक बोनस चीज़ ये कि स्टार्टिंग में हमने जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, अगर तुमको याद हो फर्स्ट वीडियो में एसआई सिस्टम ने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दिए थे, उनका नाम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्यों पड़ा, या उनको वो 7 क्वांटिटीज़ के अलावा अलग से क्यों रखा गया? अलग से इसलिए रखा गया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल जो है ओमेगा था, these are dimensionless but have units, very important। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स तो हैं बट डायमेंशंस नहीं हैं। और फिज़िक्स में ऐसे 2 ही क्वांटिटीज़ तुमको मिलेंगे 11-12 लेवल तक जिसके यूनिट्स होंगे बट डायमेंशंस नहीं होंगे, मतलब रेडियन और स्टे रेडियन के डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहीं तुमको एंगल दिखे कि थीटा का वैल्यू है लेट्स से 50 रेडियन, तो ये यूनिट तो है बट क्यों इसका डायमेंशन निकालने बोले तो डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, डायमेंशंस आर नॉट देयर, यूनिट है डायमेंशन नहीं है, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या अलग से इनको रखा गया, एक अलग से प्लेस दिया गया इनको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, तो आई होप सबको डायमेंशंस के बारे में सब कुछ समझ में आया। इस पूरे वीडियो में हमने पूरा डायमेंशंस कवर किया है, तो जो भी डाउट्स है तुम्हारा कुछ भी डायमेंशन से रिलेटेड कमेंट में बताओ मुझे, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। एंड ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।